नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपका सीटेट फरवरी में एग्ज़ाम है। तो साथियों, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो आप, उसके लिए सभी साथियों को ऑल द बेस्ट। यहाँ पर साथियों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे, जो आपके इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी का है। जो मेरे साथी एसएससी वगैरह की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर क्योंकि बहुत ही अच्छे ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए मॉडिफाई किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मेरे जो सीटेट और टेट के साथी हैं वो तो अपना यहाँ से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, और बाकी जो मेरे अन्य साथी हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। फर्स्ट अभ्यास में, फर्स्ट पार्ट में हम लोग साथियों एडवांस इंग्लिश ग्रामर करेंगे, क्वेश्चन 1 to 15। उसके बाद क्वेश्चन 16 to 30 हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए, वन ऑफ द गर्ल हैव वॉन द प्राइज। ऑप्शन बी, वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ वॉन द प्राइज। ऑप्शन सी, वन ऑफ द गर्ल हैव वॉन द प्राइज। ऑप्शन डी, वन गर्ल ऑफ द गर्ल्स हैज़ वॉन द प्राइज। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट सेंटेंस क्या है इसका। तो करेक्ट सेंटेंस होगा साथियों, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, वन ऑफ द गर्ल्स हैज़ वॉन द प्राइज। ये इसमें मत जाइएगा साथियों कि यहाँ पे गर्ल्स लगा है तो यहाँ पे हैव आना चाहिए, हैव नहीं आएगा, हैज़ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो वन ऑफ है। तो सब्जेक्ट वन है, तो इसके हिसाब से यानी कि जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो जो सिंगुलर होता है तो इसलिए वर्ब हैज़ आएगा, ना कि हैव। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेयरली he reached the office when the meeting started. Option A, had. Option B, has. Option C, did. Option D, was. Choose the correct option. Barely he reached the office when the meeting started. तो यहाँ पे barely के आफ्टर क्या आएगा साथियों? तो यहाँ पे आएगा आपका had. Barely had he reached, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि जब वाक्य में barely, hardly, scarcely से शुरू होता है तो auxiliary verbs पहले आता है। क्या आता है? auxiliary पर पहले आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? barely had, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या राइट होगा? बेयरली हैड ही रीच्ड द ऑफिस व्हेन द मीटिंग स्टार्टेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट फॉर्म। आपको करेक्ट फॉर्म बताना है यहाँ पे। हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम आई गैप you earlier of option A will tell, option B would tell, option C would have told, option D had told. choose the correct form. had I known about the problem I you earlier, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। would have told यहाँ पे फिल करेंगे साथियों। would have told क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि ये क्या है? थर्ड कंडीशनल है, इमेजिनरी पास्ट है, ठीक है। हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम, अगर मैं ऐसा जानता, ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इफ़ और इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, वुड हैव, इस तरह से आता है। तो याद रखिएगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है। तो वुड हैड आई नोन अबाउट द प्रॉब्लम आई वुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट पैसिव। आपको पैसिव इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है। सेंटेंस है आपका, पीपल एक्सपेक्ट दैट द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर टुडे। ऑप्शन ए, द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर टुडे। ऑप्शन बी, द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड दैट दे विल बी डिक्लेयर्ड टुडे। ऑप्शन सी, द रिजल्ट्स एक्सपेक्ट टू बी डिक्लेयर्ड टुडे। ऑप्शन डी, इट इज़ एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स टुडे। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। तो पैसिव इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन फर्स्ट ए, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट? द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर टुडे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में यानी कि इसमें किसके लिए बात की जा रही है? रिजल्ट्स के लिए बात की जा रही है। तो द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर टुडे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। यहाँ पे क्या होगा? सेंटेंस है आपका, सी सैड कमेंट व्हाई आर यू लाफिंग एट मी क्वेश्चन मार्क। Option A, she asked why I was laughing at her. Option B, she asked why was I laughing at her. Option C, she asked why am I laughing at her. Option D, she said why I was laughing at her. Choose the correct indirect speech. यहाँ पे correct indirect speech आपको बताना है। तो correct indirect speech क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? She asked and why
और यहाँ पे जो यू चेंज हो जाएगा वो आपके ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का आई के हिसाब से वॉज हो जाएगा लाफिंग एट, और मी चेंज हो जाएगा आपका सी से, तो यहाँ पे हर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा साथियों, मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है, और आपका स्कोर भी लास्ट में बताइएगा, आपके 30 मार्क्स में आपने कितना ऑब्टेन किया। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपका अध्ययन ऐसे ही जारी रहे और आप अपने एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकें, और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चूज द करेक्ट मॉडल। यू हैव apologized to her for your mistake। साथियों थोड़ा सा मुझे जुकाम सर्दी है तो थोड़ा बोलने में कठिनाई हो रही है। ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी शुड, ऑप्शन सी मस्ट, ऑप्शन डी है मे। चूज द करेक्ट मॉडल आपको बताना है। यू हैव apologized to her your mistake, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे साथियों, यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, शुड आएगा। यू शुड हैव apologized to her for your mistake, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुड और यहाँ पे हैव लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट ड्यूटी डन नहीं हुई है, यानी रिग्रेट के लिए बात की जा रही है, रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, अपोलाइज्ड हो रहा है वो, तो इसके बाद बात हो रही है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए बीइंग सिक द एग्जाम वॉज मिस्ड बाय हिम, ऑप्शन बी बीइंग सिक he missed the exam, option C he missed the exam being sick, option D being sick the missing of exam happened। तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आपको चूज़ करना है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस आपका क्या होगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा, बीइंग सिक ही मिस्ड द एग्ज़ाम, यानी प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो मेन क्लॉज का हो। यहाँ पे ही है तो ही के हिसाब से सिक, ठीक है, ना कि एग्जाम्स के हिसाब से आएगा, यानी बीइंग सिक ही मिस्ड द एग्जाम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, ही इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस, ऑप्शन ए अबाउट, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा साथियों, अबाउट, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमेशा याद रखिएगा कॉन्फिडेंट के बाद अबाउट ही आता है, तो ऑप्शन हमेशा याद रखिएगा कॉन्फिडेंट अगर आए, तो अगर ऑप्शन में प्रीपोजिशन आपको अबाउट दिख रहा है तो हमेशा आप उसे ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाय द टाइम वी अराइव्ड द शो, ऑप्शन ए हैड बिगन, ऑप्शन बी हैज़ बिगन, ऑप्शन सी बिगन, ऑप्शन डी वॉज बिगन। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, बाय द टाइम वी अराइव द शो, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हैड बिगन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पहले हुआ काम पास्ट परफेक्ट, बाद में सिंपल पास्ट, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हैड बिगन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। आपको टाइप ऑफ क्लॉज बताना है। व्हाट ही सैड सरप्राइज एवरीवन, ऑप्शन ए नाउन क्लॉज, ऑप्शन बी एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन सी एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन डी फ्रेज क्लॉज। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, तो इसमें टाइप ऑफ क्लॉज यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउन क्लॉज है साथियों, नाउन क्लॉज होता है क्योंकि यह वर्ब सरप्राइज्ड, यहाँ पे वर्ब क्या है, सरप्राइज का सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा क्लॉज हो रहा है, नाउन क्लॉज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। ऑप्शन ए एवरी स्टूडेंट वर given a prize, option B every student was given a prize, option C every students was given a prize, option D every students were given a prize। तो करेक्ट चूज़ आपको करेक्ट चूज़ करना है। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा साथियों, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन अ प्राइज। यहाँ पे एवरी हमेशा सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, ना कि वर, इसलिए वर नहीं, हम क्या यहाँ पे आएगा, वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चूज़ द करेक्ट वर्ड। अब आपको उसमें करेक्ट वर्ड क्या फिल करेंगे, यानी प्रीपोजिशन ही आपको फिल करना है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे आएगा, सी इज़ वेरी गुड मैथमेटिक्स, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी फॉर।
तो चूज़ द करेक्ट वर्ड। सी इज़ वेरी गुड, तो ऑलवेज हमेशा इस तरह से फिक्स्ड फ्रेज ही रहता है इसमें, तो हमेशा याद रखिएगा एट आता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, चूज़ द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपको करेक्ट चूज़ करना है कि राइट ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ है या नहीं। सेंटेंस है ही वॉज टू प्राउड to admit his mistake. Option A, he was so proud that he admitted his mistake. Option B, he was so proud that he could not admit his mistake. Option C, he was very proud to admit his mistake. Option D, he admitted his mistake because he was proud. तो ही वॉज टू प्राउड टू एडमिट हिज मिस्टेक, तो इसका राइट हो जाएगा आपको कौन सा साइड, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। इसको याद रखिएगा कि हमेशा कुड नॉट ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉज आया शुरू में, तो ही वॉज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट एडमिट हिज मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे फिल करना है आपको, क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब क्या, ऑक्सिलरी क्या फिल करेंगे। नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी बी। तो नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, आंसर्स पे मत जाइएगा साथियों, यहाँ पे नाइदर जो रिप्रेजेंट करता है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इससे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं जिसकी वजह से हमारा गलत हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, जाकि आपको वहाँ पे एग्जाम्स में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक्स ना हो साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, मीनिंग ऑफ द इडियम टू एड फ्यूल टू द फायर। ऑप्शन ए टू काम अ सिचुएशन, ऑप्शन बी टू मेक अ सिचुएशन वर्स, ऑप्शन सी टू स्टॉप अ फाइट, ऑप्शन डी टू इग्नोर अ प्रॉब्लम। मीनिंग ऑफ द इडियम टू ऐड फ्यूल टू द फायर, तो इसका मीन्स आपको बताना है कि इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, यानी कि पूरी स्थिति खराब कर देना, पूरी परिस्थिति को खराब कर देना। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिचुएशन वर्स कर देना, बर्बाद कर देना, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों हमारे इंग्लिश एडवांस इंग्लिश ग्रामर हम लोगों ने यहाँ से 15 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस की 1 to 15। अब आगे हम इंग्लिश पेडागोजी को करने जा रहे हैं, जैसे कि सीटेट का पैटर्न है उसी के हिसाब से करेंगे। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कमेंट बॉक्स में, और आपको अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपका एग्जाम अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें और सफल हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट बी है साथियों इंग्लिश पेडागोजी 16 to 30। 16 क्वेश्चन है, विच थ्योरी सेज दैट चिल्ड्रेन आर बायोलॉजिकल प्रोग्राम्ड टू लर्न लैंग्वेज। ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी इनांटिज्म, ऑप्शन डी इंटरैक्शनिज्म। विच थ्योरी सेज दैट चिल्ड्रेन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड टू लर्न लैंग्वेज, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द इनैनिटिज्म, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चॉम्स्की जो थे उन्होंने कहा था, उनकी थ्योरी थी कि जब बच्चे जन्म से लैंग्वेज सीखने की क्षमता लेकर ही आते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द बेस्ट वे टू करेक्ट स्पोकन एरर्स इज, ऑप्शन ए इमीडिएटली इंटरप्ट, ऑप्शन बी इग्नोर ऑलवेज, ऑप्शन सी गिव फीडबैक जेंटली लेटर, ऑप्शन डी पनिश द लर्नर। द बेस्ट वे टू करेक्ट स्पोकन एरर्स, अगर किसी से बोलने में गलतियां हो जाए तो उसको किस तरह से सुधारना चाहिए ये आपसे पूछा, यानी तुरंत उसमें रोक देना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए, कुछ फीडबैक अच्छे से देना चाहिए या बाद में उसको पीटना चाहिए। तो ऐसा तो क्या होना चाहिए, यानी कि क्या हो जाए, गिव फीडबैक जेंटली लेटर, यानी कि बाद में आप उसको सिखा सकें। यानी सीटेड क्या कहता है, एरर्स लर्निंग का हिस्सा है, इसलिए हार्श करेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी डांटना डपकाना नहीं चाहिए, यानी कि उस फीडबैक जेंटली देना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, Which activity promotes real communications? Option A drill, option B translation, option C role play, option D copywriting। तो which activity promotes real communication, यानी कौन सी क्रियाकलाप है, यानी कौन सी एक्टिविटी है जो प्रमोट करती है यानी कि रियल कम्युनिकेशन, वास्तविक तरह से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर, रोल प्ले इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यह रियल लाइफ कम्युनिकेशन सिखाता है रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अ लर्नर सेंटर्ड क्लास मीन्स, यानी कि
जी छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टीचर डोमिनेट्स, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट, ऑप्शन सी ओनली टेक्स्ट बुक इज यूज्ड, ऑप्शन डी ग्रामर इज मेमोराइज्ड। तो अ लर्नर सेंटर्ड क्लास मीन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि उसमें कैसा होना चाहिए, नहीं स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट, यानी बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी कर सके, हिस्सेदारी ले सके, उसमें ऐसी क्लास होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, which skill helps in understanding the speaker's tone and intentions? Option A reading, option B writing, option C listening, option D speaking. Which skill helps in understanding the speaker's tone and intention? यानी कि कौन सी ऐसी क्षमता है या समझने की जो स्पीकर्स की जो टोन और इंटेंशंस को समझ सके, तो किस क्षमता के हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं? तो यानी कि क्या होती है, वो होती है लिसनिंग, यानी कि हमारे सुनने की क्षमता या सुनने का कौशल हमारे पास है, तो हम स्पीकर जो कह रहा है यानी टोन, इमोशन, इंटेंशन, उसको सुनकर क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन टू, ऑप्शन ए ग्रेड स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इम्प्रूव लर्निंग, ऑप्शन सी कंपेयर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी सेलेक्ट टॉपर्स। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन टू, यानी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किस लिए होता है, ये क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो जो आपने आप देखते भी होंगे सीबीएसई पैटर्न में FA1, FA2, FA3 इस तरह से एग्जाम्स होते हैं, तो यानी कि ये रचनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए होते हैं बच्चों के लिए। तो यानी कि इससे क्या होती है, उनमें क्रिएटिविटी आती है, तो ये इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट लेना चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, इम्प्रूव लर्निंग होती है, यानी बच्चों का सीखना क्या होता है और अधिक विकसित होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेजेस लर्नर ऑटोनॉमी? ऑप्शन ए टीचर करेक्शन, ऑप्शन बी सेल्फ एवोल्यूशन, ऑप्शन सी डिक्टेशन, ऑप्शन डी रिपीटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेज लर्नर ऑटोनॉमी, यानी कि स्वयं से सीखना, यानी कि इसमें से बच्चे को क्या इम्प्रूव, यानी कि क्या उत्साहित करती है जो स्वयं से, तो इसको कैसे, सेल्फ एवोल्यूशन, जब बच्चा अपना स्वयं से मूल्यांकन करता है, अपना सेल्फ एवोल्यूशन करता है तब सीखता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, लर्नर ऑटोनॉमी, इससे क्या होती है, बढ़ती है। स्व मूल्यांकन करने की क्षमता और बच्चे की सीखने की क्षमता इससे बहुत बढ़ती है, स्वाध्याय बढ़ता है इससे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेल्फ एवोल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, using mother tongue in class helps because, option A it delays learning, option B it supports concept building, option C it confuses students, option D it reduces thinking। using mother tongue in class helps because, तो ये किस में मदद करती है, यानी कि कॉन्सेप्ट समझने में मदद करती है। तो क्या करती है, कॉन्सेप्ट को समझने में। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इट सपोर्ट्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ठीक है, यानी मातृभाषा में किसी बच्चे को क्लास में सीख रहा है, तो यानी जो मातृभाषा है वो किस में मदद करती है, तो कैसे मदद करती है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट को समझने में सपोर्ट देती है मदर टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच मेथड अवॉइड्स ट्रांसलेशन एंड यूजेस ओनली टारगेट लैंग्वेज? ऑप्शन ए ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी डायरेक्ट मेथड, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल मेथड, और ऑप्शन डी बायलिंगुअल मेथड। विच मेथड अवॉइड्स ट्रांसलेशन एंड यूज ओनली टारगेट लैंग्वेज, अगर किसी चीज़ कोई भाषा को आप टारगेट करके सीख रहे हैं तो कौन सा मेथड है वो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड्स ट्रांसलेशन एंड यूज़ ओनली टारगेट लैंग्वेज। तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका सही जवाब है डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। डायरेक्ट बच्चों को वही भाषा सिखानी चाहिए जो टारगेट हमारी लैंग्वेज है, तो डायरेक्ट मेथड से सिखाना चाहिए उनको, फिर मातृभाषा या उसकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए नहीं सिखाना चाहिए, यानी कि ट्रांसलेशन उसमें नहीं होना चाहिए, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज होना चाहिए, टारगेट लैंग्वेज ओनली, नो ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए स्किमिंग, ऑप्शन बी स्कैनिंग, ऑप्शन सी इनफरसियल रीडिंग, ऑप्शन डी लाउड रीडिंग। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज कॉल्ड, यानी कि बहुत तरीके से, यानी कि कैसे करना, लाइन के बीच में भी पढ़ना, उसको गहन तरह से जानना, तो उसको कहते हैं इनफरेंशियल रीडिंग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी बिटवीन द लाइन्स पढ़ना उसको कहते हैं इनफरेंशियल रीडिंग। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्रोडक्टिव स्किल? ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग, ऑप्शन डी स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ से आपसे पूछा है ये कौन सा प्रोडक्टिव स्किल नहीं है इसमें से, तो कौन सी नहीं है साथियों प्रोडक्टिव स्किल? तो यहाँ पे जो लिसनिंग है वो प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, बाकी स्पीकिंग भी आपकी प्रोडक्टिव स्किल है, राइटिंग भी है और स्टोरी टेलिंग भी है, लेकिन यहाँ पे लिसनिंग ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, पीयर वर्क इन क्लास प्रमोट्स, यानी कि जो समूह में पढ़ना वो किस तरह से प्रमोट्स करता है?
ऑप्शन ए कंपटीशन, ऑप्शन बी कोऑपरेशन, ऑप्शन सी साइलेंस, ऑप्शन डी फियर। तो पीयर वर्क्स इन क्लास प्रमोट्स, तो जो सहयोगात्मक यानी कि सहयोगी के साथ पढ़ना, पीयर लर्निंग के साथ पढ़ना, तो किसमें यानी कोऑपरेशन की भावना बढ़ाती है, सद्भावना की भावना बढ़ाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन। ये बढ़ाता है हमारा अगर वो पीयर लर्निंग कर रहा है या पीयर वर्क कर रहा है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, Which activity best develops speaking skill? ऑप्शन ए डिक्टेशन, ऑप्शन बी डायलॉग प्रैक्टिस, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग, ऑप्शन डी ग्रामर वर्कशीट। विच एक्टिविटी बेस्ट डेवलप स्पीकिंग स्किल, यानी कौन सी एक्टिविटी जो बच्चे में अच्छी से बोल चाल का कौशल उत्पन्न कर सकता है, तो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे करनी चाहिए, तो वो होती है स्पीकिंग डेवलप करता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा वो, डायलॉग प्रैक्टिस से। जब वो बच्चा डायलॉग प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्पीकिंग स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, CCE स्टैंड्स फॉर, आपको मतलब बताना है कि CCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी कॉमन सेंट्रल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन, ऑप्शन डी कंसेप्चुअल क्लासरूम इवोल्यूशन। तो CCE स्टैंड्स फॉर, तो CCE स्टैंड्स फॉर क्या होता है, मीन्स मतलब साथ ही कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत मूल्यांकन विकास, ये जो होता है कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो साथियों ये आपके 29 क्वेश्चंस रहे, एक क्वेश्चंस आपका रिमेन है अभी बचा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ख़राब लगा हो बुरा लगा हो तो ज़रूर सजेस्ट करिए क्या बुरा लगा। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, क्या मैं हिंदी भाषी हूँ तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है, मेरे दोस्त कई लोगों ने मुझे सलाह दी है कि सर अपना प्रोनाउंसिएशन वगैरह कुछ ठीक कीजिए, तो मैं प्रैक्टिस करूँगा ज़रूर साथियों। लेकिन थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम भी हो तो थोड़ा सा इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत रही हो आप लोगों को, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन अगर मैं सभी का सजेशन है मैं उनका सभी स्वीकार करता हूं और उनको मैं इंप्रूव करने का जरूर कोशिश करता हूं। मेरा उद्देश्य रहता है कि आप तक अच्छा मैटर पहुंचे, आप अपने एग्जाम में सफल हो, आपको मैं ऑथेंटिक चीज़ें दे सकूं, आपके एग्ज़ाम रिलेटेड होनी चाहिए जो आपके एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो अपने साथियों के साथ भी अगर आप इसको शेयर करें उनको भी भला होगा, उनका भी अच्छा फ़ायदा होगा और आपका प्रैक्टिस यहाँ से करते रहो। और यहाँ पे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप अन्य भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। आते हैं आज के साथियों लास्ट 30 क्वेश्चन पे। द मेन गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ टू डेवलप, ऑप्शन ए ग्रामर एक्यूरेसी, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन स्किल, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एबिलिटी, ऑप्शन डी राइटिंग स्पीड। द मेन गोल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ टू डेवलप, यानी कि जो मेन उद्देश्य है अंग्रेजी सिखाने का वो क्या सिखाना, मतलब क्या गोल है, क्या उद्देश्य उसका। ऑप्शन ए क्या डेवलप करना चाहता है, ऑप्शन ए ग्रामर एक्यूरेसी, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन स्किल, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एबिलिटी, ऑप्शन डी राइटिंग स्पीड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन एबिलिटी, यानी कि बातचीत की क्षमता को विकसित करना। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज सीखने का अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो उस भाषा में कम्युनिकेशन, उसकी एबिलिटी बहुत ही अच्छी हो, प्रवीण हो वो उस भाषा में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट रिलेटेड एंड SSC रिलेटेड, और किसी भी एग्जाम्स में जो भी जिसमें ग्रामर आती है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको। तो साथियों वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच।